गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। अभी तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में व्यतिकरण के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। हमने व्यतिकरण के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर कहीं तीव्रता अधिकतम मिलती है और तीव्रता कहीं न्यूनतम मिलती है। तो तीव्रता के इस अधिकतम और न्यूनतम होने की जो घटना है वही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो आज हम उसी व्यतिकरण की घटना का गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं, उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए से पहले हम यहां पर यह बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश जो मिल रहा है तरंगों के रूप में जाकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रहा है वो प्रकाश एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी उस प्रकाश के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक दोनों पाए जाते हैं। तो यहां पर हम ये कंसीडरेशन करके चल रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जब हम व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करते हैं तो यहां प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें विद्युत क्षेत्र का घटक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र घटक ही उत्तरदायी होता है, चुंबकीय घटक उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, तो अब हम यहां पर एक कंसीडरेशन करते हैं कि हम दो बिंदु लेते हैं किसी एक पर्दे पर। जैसे सपोज दैट यहां पर यह है S1 और यह है आपका S2। ये इसका सेंटर हमने कंसीडर किया O और ये डिस्टेंस है आपकी D। यहां कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है जिस पर हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करते हैं P। जिस बिंदु P पर हमें व्यतिकरण की घटना की व्याख्या करनी है और इस पर्दे की इन स्लिट्स से दूरी कितनी है? कैपिटल D। ठीक है, तो यहां पर S1 से एक प्रकाश की किरण चलती है, प्रकाश की तरंग चलती है। ठीक है, इस तरह से तरंग के रूप में इस तरह से गमन करती है और S2 से एक और तरंग गमन करती है जो इस तरह से गमन करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यतिकरण की घटना होती है उस व्यतिकरण की घटना के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? विद्युत क्षेत्र घटक। तो इसका विद्युत क्षेत्र घटक मैंने मान लिया E1 और इसका विद्युत क्षेत्र घटक मैंने मान लिया E2। सपोज S1 से P तक जाने वाली तरंग x डिस्टेंस ट्रेवल करती है और S2 से P तक जाने वाली तरंग यहां पर x प्लस डेल्टा x दूरी तय करती है। ठीक है, यह हमने यहां पर कंसीडरेशन कर लिया। अब हम यहां पर यह कहते हैं कि बिंदु P पर अगर हम इन दोनों S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के कारण से विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो क्या निकलेगा? तो सबसे पहले तो इन तरंगों के बारे में हम सोचें, ये तरंगें कौन सी हैं? ये तरंगें जावक्रीय तरंगें हैं। दैट मीन्स ये साइन वेव्स हैं और साइन वेव्स हैं तो साइन वेव्स का जो विस्थापन समीकरण होता है वो सिंपल मैं एक बार आपको लिख के बता रहा हूं, y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये एक जनरल विस्थापन समीकरण है। ठीक है, ये विस्थापन समीकरण में a आयाम होता है, k आपका तरंग संचरण नियतांक होता है, x तरंग संचरण की दिशा होती है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है और t आपका समय होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की समीकरणें S1 और S2 से जो P पर पहुंच रही हैं वो निकालते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो ये हो गया तुम्हारा E1 इक्वल्स टू, यहां हम इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। जैसे ए वहां पर हमने माना था तो यहां पर हम इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं EM1, मतलब आयाम क्या मान लेते हैं हम? EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये आपकी प्रथम विद्युत क्षेत्र की समीकरण हो गई E1 इक्वल्स टू EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब यहां पे दूसरी S2 से चलने वाली विद्युत क्षेत्र की समीकरण लेते हैं तो ये हम लेते हैं EM2 साइन के x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो EM2 साइन के x माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स,
ये इक्वेशन 2 हमारी यहां पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहां से ये E1 चल रही है P पर, यहां से ये E2 चल रही है P पर, ठीक है। ये दोनों समीकरणें बिंदु P पर क्या होती है, अध्यारोपित होती हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर जो ये K डेल्टा x है, K डेल्टा x इक्वल्स टू होता है फाई, यानी ये फाई क्या है, कलांतर, और डेल्टा x क्या है, पथांतर। अगर आपको पथांतर और कलांतर का जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस डेरिवेशंस में बताया था, तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो पथांतर डेल्टा x बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर होता है। तो यहां जो एक k है, k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज ए संचरण नियतांक कहलाता है। तो जैसे ही आप k की जगह पर 2 पाई अपॉन लैम्डा रखोगे तो आपके पथांतर का वही फॉर्मूला आपको वापस यहां पर मिल जाएगा। तो यहां हम k डेल्टा x की जगह क्या पुट कर देते हैं, फाई। तो यहां जैसे ही आप रखोगे इस जगह समीकरण में, तो ये हो जाएगा आपका E2 इक्वल्स टू EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यह आपकी समीकरण 2 आ गई। अब ये E1 और E2 क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु P पर जाकर अध्यारोपित हो रहे हैं। अध्यारोपित होंगे तो कोई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बनाए, परिणामी विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो इस बिंदु P पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके सिद्धांत से देखते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। किस सिद्धांत से देख रहे हैं यहां पर, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों को हमने ऐड किया, देन E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। तो E1 तो कितना हो गया आपका, EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसे हम और सॉल्व करते हैं। यहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस, अब देखिएगा EM2 साइन ए कॉस बी, तो साइन kx माइनस ओमेगा टी कोस फाई प्लस EM2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। ये हमने यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमने सिंपली अभी तक यही किया है कि इन दोनों तरंगों को हमने परस्पर अध्यारोपित किया है, और अध्यारोपित करने के बाद में इन्हें हमने किसी पॉइंट P पर ले जाकर अध्यारोपण के सिद्धांत से ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस में से साइन kx माइनस ओमेगा टी में कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं यहां साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है EM1 प्लस EM2 कोस फाई, और कॉमन क्या लिया है मैंने, साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और प्लस यहां क्या बच रहा है मेरे पास, EM2 साइन फाई कॉस kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये वाला पद टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला पद भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों पद, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे ये अगर टाइम डिपेंड नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भी कांस्टेंट है। तो इन्हें हम कहते हैं कि यदि EM1 प्लस EM2 कोस फाई किसके फलन के रूप में, ये कोस के फलन के रूप में है, तो इसे हम मान लेते हैं EM कॉस अल्फा और EM2 साइन फाई, इसे हम मान लेते हैं साइन अल्फा, ठीक है। इसका मान उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो E इक्वल्स टू
ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस एल्फा प्लस ई एम टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन अल्फा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा वापस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये क्या आ गई तुम्हारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की समीकरण। तो यहां पर ये कहते हैं हम कि यहां ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की समीकरण है जिसमें ई एम तो आपका परिणामी आयाम है और अल्फा आपका कलाकोण है। तो इस समीकरण 5 में समीकरण 5 में जो ई एम है वो आपका परिणामी आयाम व अल्फा क्या है, कलाकोण है। ठीक है, ई एम तो हो गया आपका परिणामी आयाम और अल्फा हो गया आपका कलाकोण। ठीक, अब सबसे पहले हम परिणामी आयाम ज्ञात करते हैं क्योंकि दोनों मुझे इवैल्यूएट करने हैं। तो इस इक्वेशन में मुझे ई एम निकालना है और अल्फा निकालना है। तो परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो 3 और 4 का हम वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं उसको। तो पहले हम RHS ले लेते हैं, तो ई एम स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर जब हम इसे कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाई का स्क्वायर प्लस ई एम टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये आएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया तुम्हारा 1 और इसका होल स्क्वायर जब तुम ओपन करोगे देन ई एम वन स्क्वायर ई एम टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कॉस ऑफ फाई प्लस ई एम टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो यहां पे ई एम वन स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ई एम टू स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा आपका साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये तो 1 हो गया, प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वापस क्या हो गया 1। तो फाइनली अब हमारे पास में क्या बचा, जो आयाम की इक्वेशन आई वो आई आपकी ई एम स्क्वायर इक्वल्स टू ई एम वन स्क्वायर ई एम टू स्क्वायर 2 ई एम वन ई एम टू कॉस ऑफ फाई। तो यहां से जब हम ई एम निकालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा ई एम वन स्क्वायर ई एम टू स्क्वायर 2 ई एम वन ई एम टू कॉस फाई विद रूट। ठीक है, तो ये तुम्हारा परिणामी आयाम आ गया। अब हम दिशा देखते हैं। ठीक है, तो दिशा देखने के लिए कलाकोण निकालते हैं, मतलब दिशा कलाकोण एक ही बात है यहां पे। तो कलाकोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में 3 का भाग दे देते हैं। तो जब आप समीकरण 4 में 3 का भाग देते हैं तो ई एम से ई एम कट गया, ये तो हो गया tan अल्फा, और इधर क्या आया आपका ई एम टू साइन फाई अपॉन ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाई। ठीक है, यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ई एम टू साइन फाई अपॉन ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाई। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, आपकी अल्फा की। तो ये वैल्यू आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके कलाकोण को रिप्रेजेंट करती है, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके परिणामी विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज और कहते हैं कि अगर हम उन तरंगों की तीव्रता की बात करते हैं
तो जो तरंगों की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कोई भी तरंग की तीव्रता है तो तरंग की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के। तो जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो तरंग तीव्रता I समानुपाती होता है EM स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पर I इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, के EM स्क्वायर। EM स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास में? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos फाई, क्योंकि जैसे स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर करते ये टर्म आएगी। ठीक है, ओके। अब इसे जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो अब देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम। तो k को हम इनसाइड में भेजते हैं, तो I इक्वल्स टू के E1 स्क्वायर के E2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के E1 इंटू अंडर रूट के E2 कोस ऑफ फाई। के को हमने दो भागों में तोड़ दिया, रूट के एंड रूट के में, तो रूट के एंड रूट के मल्टीप्लाई होगी के बन जाएगा। तो अब थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि I बराबर है के EM स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पर I1 ले लेता हूं तो के E1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 ले लेता हूं तो के E2 स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं तो जैसे इसका रूट लूंगा तो इधर रूट आया तो इधर के ऊपर रूट और इसका स्क्वायर रूट सिंपल EM आ जाएगा। तो उसको जब हम यहां अप्लाई करते हैं तो के E1 स्क्वायर को मैंने लिख दिया I1, के E2 स्क्वायर को मैंने लिख दिया I2, ये क्या हो गया मेरा 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ फाई। तो ये मेरी किसकी तीव्रता आ गई? क्या किसकी समीकरण आ गई? परिणामी तीव्रता की। यानी जो तरंगें बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही हैं उन तरंगों की ये परिणामी तीव्रता आ गई है। और जो यहां पर ये I1 और I2 हैं, ये I1 और I2 स्रोत S1 और S2 से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस हम यहां पर देखते हैं। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं यहां। संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में हम जानते हैं कि जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 2n पाई। ये किसकी वैल्यू होती है? हमारे फाई की। इस कंडीशन में जो कोस फाई होता है, कोस फाई कितना होता है आपका? 1 के बराबर, क्योंकि इन सारे एंगल्स के लिए जो कॉस का मान होता है वो क्या होता है? 1। तो जब हम यहां आई निकालते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 कोस फाई की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर। यही होगा ना, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू तुमने क्या रख दी यहां पर? 1 रखती है, किसका स्क्वायर बन गया? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम ये माने कि दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता समान है, यानी I1 बराबर I2 बराबर I0 है, ये अगर हम मान लें, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां जो ये इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? I0 अंडर रूट का और ये भी I0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2 अंडर रूट I0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4I0 मैक्सिमम। यानी संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में जो तरंगों की तीव्रता आएगी वो तरंगों की तीव्रता कैसी आएगी? अधिकतम आएगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं विनाशी व्यतिकरण। कौन सा लेते हैं? विनाशी। केस सेकंड हम लेते हैं यहां पर विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में। तो विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में हम क्या लेते हैं यहां पर? पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, और इस कंडीशन में जो कोस फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1। और जब कोस फाई की वैल्यू -1 आएगी तो यहां हम क्या पुट कर देंगे? -1। जैसे यहां -1 पुट करोगे तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। वापस हम यही मानते हैं कि मान लीजिए तरंगों की तीव्रता समान है, तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो रूट I0 माइनस रूट I0,
तो यहां पर जो आपका आई आएगा वो क्या आएगा, 0 मिनिमम। यानी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो आपकी तरंगों की तीव्रता आती है वो 0 आती है या मिनिमम आती है। ठीक है, तो ये आपके व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हो गया। अब अगर हम इसी व्यतिकरण का एक ग्राफीय निरूपण करते हैं, यानी ग्राफ से इसे अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिएगा। तो अब हम करते हैं यहां पर व्यतिकरण का ग्राफीय निरूपण। व्यतिकरण के ग्राफीय निरूपण में हम ये देखते हैं कि जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर हम यहां पर ये देख रहे हैं कि तीव्रता का मान अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त हो रही है और विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में जो तीव्रता है वो न्यूनतम प्राप्त हो रही है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा यहां तो हम लेते हैं कलांतर फाई और यहां हम लेते हैं तीव्रता आई। ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। इधर चलेंगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई और -5 पाई। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो 0 वाली कंडीशन है उस 0 वाली कंडीशन पर तीव्रता रहेगी मैक्सिमम और इन दोनों बिंदुओं पर तीव्रता रहेगी मिनिमम। दैट इज जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब वापस 2 पाई पर जो तीव्रता आएगी वो आएगी मैक्सिमम, ये ठीक है, और 3 पाई पर ये हो जाएगी मिनिमम। इसी तरह से यहां भी 2 पाई पर ये जो तीव्रता आएगी वो आएगी मैक्सिमम और 3 पाई पे हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, 4 पाई पर वापस आएगी ये मैक्सिमम और 5 पाई पर हो जाएगी मिनिमम। इसी तरह से यहां 4 पाई पर आएगी मैक्सिमम और 5 पाई पे हो जाएगी मिनिमम। तो इसका मतलब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो तीव्रता है वो तीव्रता एक बार अधिकतम हो रही है और एक बार न्यूनतम हो रही है, लेकिन हर बार अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम ही आ रही है। यानी तीव्रता का मान किसी और रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, किसी और रूप में क्षयित नहीं हो रहा है। तो यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो तरंगों की ऊर्जा है वो ऊर्जा यहां सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, यानी अधिकतम से न्यूनतम आ रही है और न्यूनतम से अधिकतम जा रही है। उसका कुछ भाग ना तो नष्ट हो रहा है ना ही कुछ इसके अंदर ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब व्यतिकरण की घटना में एक ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस ग्राफ से स्पष्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम दोनों तरंगों की तीव्रताओं की बात करते हैं तो दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं वो तीव्रताएं, अधिकतम तीव्रता जो है वो अधिकतम तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक है, जबकि जो न्यूनतम तीव्रता आएगी वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से पूर्व में जितनी अधिक थी उतनी ही कम है। देखो यहां ये 4i1 थी, ये 0 हो गई, फिर 4i1 फिर 0। तो पहले तो 4 अधिक थी फिर 0, फिर 4 उतनी कम हो गई, उतनी गुना कम हो गई, फिर 4 अधिक थी फिर उतनी गुना कम हो गई। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लागू हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।